अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद मोइन और मेरा आपसे एक मुकालमा रहा करेगा। इस मुकालमे का जो उन्वान है उसका एक मुस्तकिल उन्वान तो अदबनामा है और इसी अदबनामे में मुख्तलिफ़ हमअसर शेरी और समाजी मौज़ूआत पर कुछ न कुछ बातें होंगी। आज का अदबनामे का जो मौजू है वो है मुतशायरात। जी हाँ, मुतशायरात एक ऐसी तरकीब है जो हम मौजूदा अदबी मंज़रनामे में बहुत तवातुर से सुनते हैं। जब हमने अदब में कदम रखा था 80 की दिहाई में, तो ये मुतशायरात वाली बात और ये नारा और ये इल्ज़ाम इस सतह पर मौजूद नहीं था। उसकी वजह ये थी कि दिहाई में बहुत कम शायरात ऐसी थीं जो मंज़र आम पर थीं और उस मंज़र आम पर अदबी रसाइल से लेकर रेडियो और टीवी के मुशायरे और कराची शहर के मुशायरे जो बहुत ही बावकार मुशायरे हुआ करते थे। असातिज़ा की एक तवील सफ़ होती थी उसमें, लिहाजा एक सतह पर कराची के जो मुशायरे थे उनकी तहज़ीबी सूरत हाल और अदबी वक़ार बहाल था और उसकी वजह हमारे सीनियर शोरा की मौजूदगी थी। और यही सूरत रेडियो और टीवी के मुशायरों में और उसमें जो शोरा का तनासुब है, शोरा की शमूलियत है, शोरा का इंतखाब है, उसमें भी हद दर्जा एहतियात देखने में आती थी, जो अब ज़ाहिर है कि कम होती चली जा रही है, बल्कि एक सतह पे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। बावजूद जो वजूहात है, खैर वो आपके सामने ही हैं। बात हो रही थी मुतशायरात की, तो वो उस ज़माने में 80 की दिहाई में तो शायरात ही बहुत कम थी। आदा जाफरी साहिबा थी, ज़ोरा निगाह मुल्क से बाहर थी, फहमीदा रियाज साहिबा थी जो मुशायरों में ना होने के बराबर ही शिरकत करती थी। हाँ, अदबी रसाइल में वो तवातुर से शाया होती थी और उनकी एक अदबी कद्र ख़ामत उनका और एक अदबी कद्र मंजिलत मौजूद थी। इसी तरह शायरात में जो शायरात बहुत अच्छी थी बाज़ कराची ही में, लेकिन वो नसरी शायरी की तरफ रुझान रखती थी, तो नसरी शायरी के हवाले से भी शायरात और शोरा मुशायरों में शिरकत करना जो है पसंद नहीं करते थे। इस तरह ले दे के जो शायरात रह गई थीं कराची में, उनमें एक बहुत मोहतरम नाम आदा जाफरी का था और उसके अलावा शाहिदा हसन थी, फ़ातिमा हसन थी, शहनाज नूर थी और इस तरह कुछ चंद और शायरात थी मौजूद, जो कि फिर वक्त के साथ साथ इस तादाद में जो एक सुनामी अंदाज़ का इजाफ़ा हुआ, उसने यकीनन मसाइल जो है बहुत सारे बढ़ा भी दिए और शायरात का जो शेरी विजन है उसके भी नए इम्कानात के दर खोले। 90 की दिहाई में और उसके बाद की दिहाई में ऐसा हुआ है और ये पूरे मुल्क में हुआ और पूरी अदबी दुनिया में हुआ। देखिए, इंडिया में जो शायरात आई मुशायरे के स्टेज पर, क्योंकि इंडिया का मुशायरे का स्टेज जो है वो कमर्शियल स्टेज है एक सतह पर, तो वहाँ तो ज़ाहिर है कि जो शायरात आई उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अहम गर्दानी जाती रही और तरन्नुम उनका जो तकरीबन गायकी है, बल्कि पक्की गायकी ही समझता हूँ वैसे, तो वो भी यकीनन है, उस गायकी के साथ शायरात आई हैं और एक कमर्शियल डील के तहत आती हैं वो वहाँ, यानी कि ये तो वहाँ के शोरा ही बताते हैं कि एक सतह पर जब वो शायरात इंट्रोड्यूस की जाती हैं, बहुत सी शायरात ऐसी होती हैं जो कि नाकाम गुलकाराएँ होती हैं और जिनका अदब से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड उन्हें मिल जाती है जहाँ वो अपने गले का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, माशरे में इज़्ज़त भी हासिल कर सकती हैं और पैसा भी हासिल कर सकती हैं।
تو اب اس پیکج میں جو ہے اس میں جو شاعر انہیں لکھ کر دیتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے. وہ 6 مہینے کا ایگریمنٹ ہو یا سال کا ایگریمنٹ ہو, تازہ غزلیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور جو شاعر انہیں پروموٹ کرتا ہے ملک کے اندر بیرون ملک, اس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اور اس میں بڑے قابل احترام نام سننے میں آتے ہیں. کیونکہ یہ سب باتیں سنی سنائی ہیں, لیکن اس میں حقیقتوں کی گواہی یوں ملتی ہے کہ جو شاعرات آتی ہیں زیادہ تر ان کا میک اپ, ان کا لباس اور ان کا شعر پڑھنے کا رنگ اور ڈھنگ, جسے خود ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاعرات نے اپنانے کی کوشش کی اور وہ بے ڈنگی چال چلنے کی کوشش کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا. تو یہ جو وقتی شہرت کا اور وقتی عزت کا اور وقتی کامیابی کا کی جو دوڑ ہے اور یہ جو ایک نشہ ہے, اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں. اور شاعرات میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اسی شہر کراچی میں دو شاعرہ ایسی تھیں جو ایک ہی غزل بیک وقت کراچی کے مختلف شہروں میں پڑھ رہی تھیں, اور معروف نام ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ تصفیہ ہوا اور ہر فرد یہ کہے کہ یہ میری غزل ہے, اور پھر وہ جھگڑا نپٹایا گیا اور اس کے بعد وہ غزل ایک کے پاس چلی گئی. راغب مراد آبادی گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, اور سادہ کاغذ پر اصلاح یہ اصطلاح بھی وہیں سے آئی. اور راغب مراد آبادی نے بہت سی شاعرات کو صاحب دیوان بنوایا, پاکستان میں ہی نہیں ملک سے باہر بھی. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی قصور بہت زیادہ ہے. ان اساتذہ کا بھی جنہوں نے متشاعرات کو آگے بڑھایا مشاعروں میں, ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور اپنے جو بھی ان کے مقاصد تھے اس کے تحت یہ سارا کام ہوا, جو ظاہر ہے کہ اس پورے ادبی منظرنامے کے لیے اچھے نتائج کا موجب ثابت نہیں ہوا. اور ایسے اساتذہ جنہوں نے بہت سارے شاگرد بنائے, جن میں خواتین بھی بڑی تعداد میں تھیں. اب جیسے پروفیسر آفاق صدیقی ہیں تو اب ان کا کوئی نام نہیں جانتا. بالکل اسی طرح وہ جن لوگوں کو لکھ کر دیتے تھے آج وہ بھی بہت سے نام منظر نامے سے غائب ہو چکے. تو ہر وہ شاعر جس نے یہ سارے کاروبار چلائے, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے شاعرات اور شاعرات اور شعراء منظر نامے سے غائب ہو گئے, کہ وہ صاحب کتاب بھی بہت سارے لوگ تھے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بہت فکر والی ہے, اور اس کی تعداد اب بڑھ رہی ہے. اور ہر چند کے بہت سے مواقع نوجوان نسل کے لیے کو میسر ہیں, جس میں فیس بک سر فہرست ہے, واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, وہ بھی سر فہرست ہے. تو اتنے مواقع ملنے کے بعد جس پہ وہ 24 گھنٹے مصروف عمل رہتے ہیں اور اپنی پوسٹیں لگاتے ہیں, اور اپنی پوسٹوں میں لائکس کو بڑھانے کے لیے, کامنٹس بڑھانے کے لیے بہت سے شعراء اور شاعرات آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈالرز خرچ کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور وہ چند ہی منٹوں گھنٹوں میں ان کی لائکس جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہیں. یہاں انہوں نے پوسٹ لگائی اور وہاں ان کے کامنٹس اور لائکس جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے. یہ بھی ایک ہوس ہے دوسروں سے نمایاں ہونے کی, زیادہ مشہور ثابت کرنے کی دوسروں کو. یہ روش بھی بہت عام ہے, اور یہ پیسہ دے کے ہمارے آئی ٹی کے لوگ یہاں کے وہ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ڈیزائنز بنوانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ پریزنٹیشن بہتر سے بہتر ہو ان کے کلام کی. مجھے یہ سب باتیں بری نہیں لگتی. ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پروموشن کے لیے بجائے اس کے کہ دوسری بیساکھیوں کی طرف دیکھے, وہ اپنی پروموشن خود کرے. جدید دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یقیناً اس سے فائدہ حاصل کریں اور ایک توازن کے ساتھ
फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, आप इस्तेमाल करें। लेकिन एक दफ़ा ये ज़रूर सोचें कि आपने जो 24 घंटे किसी भी मीडियम को दिए, उसमें आपने काम की क्या बात की? कोई काम की बात की है आपने, या सिर्फ एक छींक लगा दी, एक तस्वीर लगा दी, और वो जो आपने पैसे खर्च किए हुए हैं बोलने लगा पैसा, और आपकी तादाद जो है लाइक्स और कमेंट्स की सैकड़ों में पहुँच गई। फिर हम आते हैं अपने मौजू की तरफ, मुतशायरात। तो मुतशायरात जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि इस सारे जो गर्म बाज़ारी है शोहरत की और नाम की और इज़्ज़त की और बाहर बैरून मुल्क मुशायरों की और मुल्क की मुशायरों की, ये इस दौर में ज़ाहिर है कि बहुत सारी सूरत हाल ख़राब हुई है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है अब मेरा सवाल ये है कि शायरात ही क्यों इस पर मोरद इल्ज़ाम ठहराई जाती हैं? क्या शोरा इस इल्ज़ाम से मुबर्रा हैं? क्या मुतशायरात के साथ मुतशायर मौजूद नहीं रहे, अब मौजूद नहीं हैं, या माजी में मौजूद नहीं रहे? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि असातिज़ा अपनी तरही मुशायरों में जो गज़ल पढ़ते थे उसमें बहुत तवील गज़लें कहा करते थे, और वो तवील गज़लें अच्छे शेरों के साथ 7-8 शेरों के साथ अगर आपने 40 शेर कह लिए या 50 शेर कह लिए तो वो 7-7, 8-8 शेर बाकायदा पैसे देकर बाँटी जाती थी अपने शागिर्दों के अलावा भी ज़ाहिर से ख़रीदार होते होंगे। तो ये तो रहा है, ज़ाहिर है हमारे यहाँ शोरा भी इसमें मुलव्वस रहे हैं और माज़रत के जहाँ असातिज़ा ने जो है एक बहुत बड़ा एक गलत कदम उठाया और शायरी को बेचने लगे और शायरी से बहुत से और मकासद हासिल करने लगे, उसमें शायरात के साथ साथ शोरा को भी साहिब किताब बनाया गया, उनको गज़लें दी गई, और ये सिलसिला और ये कारोबार अब तक चल रहा है। सिर्फ शायरात को मोरद इल्ज़ाम ठहराना कोई इंसाफ की बात नहीं है। इसमें नए लिखने वाले, इसमें पुराने लिखने वाले सब शामिल हैं, और सब जानते हैं, कराची शहर हो, लाहौर शहर हो, इस्लामाबाद शहर हो, कोई भी शहर हो, सिंध के कोई शहर हो, तो सब लोग जानते हैं कि शायर अपने नाम पर कलाम सुना रहा है जिससे वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाता और ठीक से वो शेर को अदा भी नहीं कर पाता उसको ये भी मालूम नहीं है कि किस लफ्ज़ पर जो है जोर देना है, किस लफ्ज़ को दबाना है, अदा करना है, बहर को किस तरह कायम रखना है। तो बहुत सारे शोरा हर शहर में मौजूद हैं, बहुत सारी शायरात मौजूद हैं, और जो गालिब का मिसरा है कि होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, तो ये तमाशा मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। लेकिन इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि कहीं आवाज़ उठे, लेकिन तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ और इंसाफ के साथ। सिर्फ नामों को ले लेना मामले का हल नहीं है, ये एक इज्तिमाई मामला है, और हम इसे हर बार एक तहज़ीब के साथ ही किसी भी मौजू को लेंगे अदबनामे में, कोशिश करेंगे दिल आज़ारियों का सबब ना बने, बल्कि कोशिश करेंगे किसी मसले को वाज़े करें और कोई ना कोई उसका हल भी पेश करें। अब इसका हल तो खैर ज़ाहिर यही है कि जो नए लिखने वाले हैं, शौक़ रखते हैं, वो अपनी मशक़ करें। किसी को उस्ताद बना लेना बहुत अच्छी बात है लेकिन आप उससे सीखें। आप अगर कोई शेर कहते हैं, आप कोई गज़ल कहते हैं और आप इस्लाह के लिए पेश करते हैं अपने उस्ताद को, तो उस्ताद के लिए सबसे आसान काम ये है कि वो आपकी गज़ल को क्रॉस करे और उसकी जगह आपके ख़यालात को और अपने ख़यालात को मिलाकर एक गज़ल फिलवदी कह दे या कुछ दिनों बाद कह दे और आप खुश भी हो जाएं। लेकिन इससे उस उस्ताद ने जो जुल्म किया वो ये किया आपके साथ कि आपके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको रोक दिया। होना ये चाहिए कि जब आप शेर कहें और कोई मशवरा देने वाला आपके पास मौजूद है, साथ मौजूद है, करीब मौजूद है, या कोई उस्ताद आपने बना लिया है, तो उससे गुफ्तगू करें। जो गज़ल आपने
لکھی ہے اس پر غزل پہ گفتگو کریں، وہ گفتگو کرے. چلیے صاحب پھر بات کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.